रेशो एनालिसिस पार्ट 2। हमने कल वाले में जो हमारी पहली वीडियो थी उसमें रेशो एनालिसिस के पहले भाग में हमने 13 फार्मूले यानी 13 फार्मूलों को एक्सप्लेन किया था। अब उसके आगे 14 नंबर का जो फार्मूला है यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले है डेप्ट इक्विटी रेशो। डेप्ट और इक्विटी रेशो डेप्ट और इक्विटी से मिलकर बना है। इसका फार्मूला होता है एक्सटर्नल इक्विटीज अपॉन इंटरनल इक्विटीज। अब ये सवाल उठता है इसको और क्या बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं डेप्ट और इक्विटी। अब सवाल यह है कि डेप्ट तो कहीं लिखा हुआ होता ही नहीं है, तो आखिर डेप्ट है क्या। डेप्ट का मतलब है बैंक लोन, लॉन्ग टर्म लोन, यानी कि जो भी लोन दिया होगा बैलेंस शीट में या इंफॉर्मेशन में उसको लिखेंगे। और कभी कभी लोन्स एंड एडवांसेस के नाम से भी लिखा होता है, वह भी लोन होता है। यानी कंपनी के पास कोई भी पैसा, कोई भी अमाउंट अगर उनको बाहर से कर्ज के तौर पर लेना पड़ा जिसका कि उन्हें ब्याज चुकाना पड़ रहा है, उन सभी अमाउंट को हम डेप्ट कहेंगे। ठीक है। इंटरनल इक्विटीज या इक्विटीज का मतलब क्या है। इसको हम शेयर होल्डर्स फंड्स भी बोलते हैं, प्रोप्राइटरी फंड्स भी बोलते हैं, इक्विटीज भी बोलते हैं। और इसके अंदर शामिल क्या है, इसके अंदर शामिल है शेयर कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये जो 4 रकम है अगर बैलेंस शीट में दी होगी तो इनको हम जरूर जोड़ेंगे और इन सब के टोटल अमाउंट को ही इंटरनल इक्विटीज या शेयर होल्डर्स फंड्स या प्रोप्राइटरी फंड्स का नाम देंगे। इसके बाद आता है प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो का मतलब क्या है, स्वामित्व अनुपात इसे हिंदी में बोलते हैं। इसका फार्मूला है शेयर होल्डर्स फंड्स, इसी को ही बोलते हैं पूरे को शेयर होल्डर्स फंड्स, यानी यही सारी रकम। या इसमें लिखा हुआ है प्रोप्राइटरी फंड्स या इंटरनल इक्विटीज, यानी तीनों का मतलब एक ही है और इन तीनों का मतलब है इन सब का चारों का टोटल अपॉन टोटल एसेट्स। जो बैलेंस शीट होगी, बैलेंस शीट में जो टोटल एसेट्स होती है एसेट साइड में, उसी को टोटल एसेट्स बोलते हैं। तो नीचे जो है डिवाइड करेंगे टोटल एसेट्स से। फार्मूला नंबर 16 ये बताता है कि सॉल्वेंसी रेशो क्या है। सॉल्वेंसी रेशो यानी टोटल लायबिलिटीज अपॉन टोटल एसेट्स। सॉल्वेंसी का मतलब है देनदारियों का अनुपात। हमने जो कर्ज लिया, हमारे पास जो लायबिलिटी है, आखिर उसको चुकाने के लिए हमारे पास एसेट्स का क्या अनुपात है। इसके बाद आता है फिक्स एसेट्स रेशो, स्थायी संपत्ति का अनुपात। फार्मूला है फिक्स एसेट्स आफ्टर डेप्रिसिएशन। कभी कभी क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन और फिक्स एसेट दोनों लिखा होता है, तो हम करेंगे क्या, फिक्स एसेट्स में से डेप्रिसिएशन को घटा देंगे। अगर डेप्रिसिएशन नहीं दिया होगा तो फिक्स एसेट्स को ही लिखेंगे, ज़बरदस्ती घटाने की कोशिश नहीं करेंगे। जब है ही नहीं तो कहाँ से घटाएंगे। अपॉन लॉन्ग टर्म फंड्स। लॉन्ग टर्म फंड्स में क्या होगा, जो बहुत लंबे समय तक के लिए हमारे पास फंड्स अवेलेबल हैं बिजनेस को चलाने के लिए, उन सभी को हम लॉन्ग टर्म फंड्स बोलेंगे। इसके बाद है डेप्ट सर्विस रेशो। इसका मतलब क्या है, इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स इंटरेस्ट चार्जेज, यानी कि जो फिक्स इंटरेस्ट दिया होगा, यानी कि जो फर्म ने या बिजनेस में कंपनी ने लोन के तौर पर ब्याज के रूप, मतलब ब्याज देना है उनको और लोन ले रखा है, तो जो ब्याज चुका रहे हैं उस ब्याज को, इंटरेस्ट को यहाँ लिखेंगे। और जो उनके पास प्रॉफिट हो रहा है उसको ऐसा प्रॉफिट रखेंगे जिसमें से न तो इंटरेस्ट घटा होगा और न ही टैक्स घटा होगा, वही प्रॉफिट यहाँ पर आना चाहिए। इसी का दूसरा रूप है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इसका मतलब होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि ऐसा प्रॉफिट जिसमें से ना तो इंटरेस्ट घटाया गया हो न ही टैक्स घटाया गया हो, ऐसा प्रॉफिट चाहिए। अगर घटा हुआ है तो उसमें इंटरेस्ट और टैक्स को वापस जोड़ो ताकि वह नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट से पहले का प्रॉफिट हमें निकल जाए।
उसको हम फिक्स इंटरेस्ट से डिवाइड करेंगे। इसके बाद है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ये सिंपल प्रॉफिट रेशो है। ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सेल कर देंगे या नेट सेल करेंगे। यहाँ पर ध्यान रहेगा जो सेल हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे उसमें से सेल से रिटर्न अगर दिया होगा तो उसको निकाल देंगे, क्योंकि हमें नेट सेल की ज़रूरत है। इसके बाद है नेट प्रॉफिट रेशो। इसका फार्मूला नेट प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नेट सेल्स। इसके बाद आता है एक्सपेंसेज रेशो। इसका फार्मूला है एक्सपेंसेज इंटू 100 अपॉन नेट सेल। अब हम फार्मूला नंबर 23 देखेंगे, समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी ये तो पता ही है, बिना फार्मूले के चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। रेशो एनालिसिस समझने के लिए फार्मूले आपको ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। 22 के बाद 23 रिटर्न ऑन इक्विटी का फार्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 100। इसके बाद है 24 प्रॉब्लम नंबर फार्मूला नंबर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका फार्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड्स। इसके बाद है ये फार्मूले ज़्यादातर परसेंटेज में निकाले जाते हैं। अगर टाइम्स में निकालेंगे तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ही होता है कि ये परसेंटेज में निकलेगा। इसी प्रकार से है रिटर्न ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट। इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। ये भी परसेंटेज में निकलेगा। रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल एसेट्स इंटू 100। अगर ये टोटल एसेट्स पर है तो नीचे हम टोटल एसेट्स लिखेंगे। अगर टोटल इन्वेस्टमेंट है तो टोटल इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। अगर यहाँ पर लिखा हुआ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड्स। इसके बाद है 28 फार्मूला नंबर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका फार्मूला है प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड में हमारा इक्विटी एंड लॉन्ग टर्म फंड्स, इन दोनों का टोटल ही कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। यानी बैंक लोन हो गया, लॉन्ग टर्म लोन हो गया और शेयर होल्डर फंड्स हो गया, इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाता है। करंट लायबिलिटीज इक्वल टू क्या होता है और वर्किंग कैपिटल क्या होता है, इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि जब वर्किंग कैपिटल हम निकालते हैं तो करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को घटा देंगे तो वर्किंग कैपिटल आएगा। यानी करंट एसेट्स में अगर हम करंट लायबिलिटी घटाएंगे तो वर्किंग कैपिटल आएगा, अगर वर्किंग कैपिटल घटाएंगे तो करंट लायबिलिटीज आएगा। यानी इसका दूसरा फॉर्मेट बनता है करंट लायबिलिटीज इक्वल टू टोटल करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। अर्निंग पर शेयर का फार्मूला नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। यानी ऐसा प्रॉफिट जिसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड हट गया हो, सिर्फ इक्विटी वालों का पैसा बचा है, उसे हम नंबर ऑफ इक्विटी से डिवाइड करके पर शेयर इक्विटी की अर्निंग का पता लगा लेंगे। अर्निंग यील्ड रेशो, इसका मतलब है ईपीएस अपॉन एमपी इंटू 100। ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर, एमपी मार्केट प्राइस, अर्निंग पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। इसके बाद है डिविडेंड पे आउट रेशो। अगर डिविडेंड पे आउट रेशो हम निकालना चाहते हैं तो डिविडेंड पे आउट रेशो का मतलब होता है डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, यानी डीपीएस अपॉन ईपीएस, डीपीएस अपॉन ईपीएस। अगर इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो ये इंटू 100 कर देंगे। इसके बाद कुछ छोटे छोटे दो फार्मूले हैं। प्राइस अर्निंग रेशो, पीई रेशो का मतलब हुआ प्राइस अर्निंग रेशो। इसका फार्मूला है मार्केट प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर। फार्मूला लास्ट, प्रोप्राइटरी फंड्स माइनस फिक्स एसेट्स इक्वल टू करेंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन में हमने डिविडेंड यील्ड रेशो नहीं निकाला है
तो हम इस वाले रेशो को हटा करके, क्योंकि ये 2 बार हो गया है, इसको हम यहीं पर लिख लेते हैं डिविडेंड यील्ड रेशो। डिविडेंड यील्ड रेशो फार्मूला होता है DPS अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। ये डिविडेंड यील्ड रेशो का फार्मूला हो गया। जैसे अर्निंग यील्ड होता है ऐसे ही डिविडेंड यील्ड का भी फार्मूला बनता है, DPS यानी डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। इस प्रकार से यहाँ पर आप लोगों ने देखा जो रेशो एनालिसिस है फुली यानी पूर्ण रूप से ये फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। महत्वपूर्ण फार्मूलों का एक प्रकार से आपका हमने यहाँ पर सारा का सारा डिस्क्राइब कर दिया है, एक एक फार्मूले को एक्सप्लेन कर दिया है। इस फार्मूले को पढ़ करके आप इस चैप्टर को बहुत ही बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये फार्मूला 2 भागों में बटा हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2। इन दोनों पर आप रिसर्च करिए, इसको याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।